जय हिंद दोस्तों। जीवन में ऐसे क्षण अक्सर ही आते रहते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में हमें कुछ प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहिए जो हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकाल कर नए जोश का संचार कर सकती है, जो हमें आत्मबल दे सकती है, जो हमारे कामयाबी का साधन हो सकती है। ऐसी ही कुछ कहानियों का संग्रह है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद करके रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो इस रस्सी को तो बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसी नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बने। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम को बढ़ाना है। इसी तरह की एक और कहानी। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैर कर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियाँ टैंक में डाली और वह भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ पूरे
प्रयास से, पूरे बल से चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिन बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसने दिमाग में अपने बैठा लिया था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख: जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और इसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरी कहानी। पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई न कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों न बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूँगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ लिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वह टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ है। मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़ा लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख के ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहाँ से उसका हल बहुत आसानी से निकल जाता है। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई न कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। चौथी कहानी। एक बार गांव के 2 व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़े हैं, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा।
लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरी की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। चौथी कहानी। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लग गया। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी, इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगा रहा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगा तो रहा, लेकिन जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई।
अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। सीख, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हमें उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आँख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। एक और कहानी, 5वीं। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के बाद उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत को जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। मेरे ख्याल से यह हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला था। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए गए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम
किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। सीख। मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते, यह पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित ही मिलेगी। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला। बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, जिससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु ने कहा। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय कर हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें
अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी ही एक मछुआरे की कहानी। मछलियाँ सालों से जापानियों के प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वह इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियाँ पकड़ने बीच में समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियाँ बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियाँ खरीदने से कतराते थे। इस समय का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वो मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और ख़रीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियाँ पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह से वे ताज़ी मछलियाँ बाजार तक आने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुँचते तो वे सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चख कर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्नी बनी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मित्रों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हम में जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही स्टीन में बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे,
सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसी ही एक और कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को वो तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु वह सफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। चूँकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उससे उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसी कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुँचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहाँ तो ये मुझे मिले ही नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन बहुत से सपने देखता है और उनका पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते।
अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। एक और ऐसी ही कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़ियों के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ को हर बात कैसे सही रहती है, कैसे जान लेती हैं। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है एक खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम में से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं चले गए। सीख, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं तो वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी भी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए।
एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन जो हुआ आगे वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े और उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सज़ा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर
सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सज़ा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कह रहे हो? फांसी की सज़ा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न में फिर से शुरू हुआ। दोस्त उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल गया है। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न मनाने में कैसे व्यस्त रहता, कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। दूसरी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। सीख, ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुल कर जियो। एक बार की बात है, गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा।
लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिल रहा है। सीख, अक्सर हम लोग कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी ही एक ऊँट की कहानी। एक दिन की बात है, एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊँट बोला, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुंवड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुंवड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है।
और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाया। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों हैं? ऊँट का बच्चा बोला। बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़, पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सीख, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह, क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने देते हैं। एक बार की बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने में उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसें। इस तरह वह पंजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मकड़ी ने उस बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज़ हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक काकरोच वहाँ आया और उसे समझा कर देते हुए कहा, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने काकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है।
चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वह भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है, और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और इसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।